तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि परिक्रमा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए कृषि परिक्रमा में सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि गतिविधियों पर, और खास तौर से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की कोशिश रही है कि किसानों को हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर लाभ दिया जा सके, और इसी के लिए रबी सीजन की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई। यानी जो किसान हैं उन्हें अब अच्छा दाम मिल सकेगा अपनी फसल का, और उनको बेचने के लिए जो मंडी व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ कर दी गई है। आइए इस बारे में जानकारी ले लेते हैं इस रिपोर्ट में। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। सरकार ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है। गेहूं, चना, सरसों, जौ और मसूर का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले अनाज गेहूं के एमएसपी में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, और यह बढ़कर 1975 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसी तरह चने का समर्थन मूल्य 225 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर अब 5100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों के समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, और ये 4650 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। जबकि मसूर के समर्थन मूल्य को 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5100 रुपए और जौ के समर्थन मूल्य को 75 रुपए बढ़ाकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। एमएसपी के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं: भाव में दबाव के दौरान किसानों की सहायता करना और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न खरीदना। मोदी सरकार ने पिछले 6 साल के दौरान एमएसपी में काफी बढ़ोतरी की है, जिससे उत्पादन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। वो कारक इस तरह से हैं: विशेष जीन्स या जीन्सों के समूह की अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना, उत्पादन लागत, आदानों की कीमत में बदलाव और इनपुट आउटपुट मूल्य समानता। इनके अलावा मंडी की कीमतों में रुझान, मांग और आपूर्ति, अंतर फसलन मूल्य समानता और औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव भी इन कारकों में शामिल है। साथ ही जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, किसानों की ओर से भुगतान की गई कीमतों और प्राप्त कीमतों के बीच समानता के अलावा जारी कीमतों पर प्रभाव और राज्य सहायता के लिए बाधाओं की भी एमएसपी निर्धारण में विशेष भूमिका है। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और दूसरे संगत मंत्रालयों की राय को ध्यान में रखते हुए एमएसपी का निर्धारण करती है। आमतौर पर आकलन 3 तरह की गणना पद्धतियों पर आधारित होता है। इन्हें A2 पद्धति, A2+, FL पद्धति और C2 पद्धति कहा जाता है। गणना के बाद एमएसपी प्राप्त रकम से 50% अधिक होती है। सरकार फसलों का उत्पादन सुनिश्चित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए ओपन इंडेड एमएसपी नाम की एक उदार खरीद नीति अपनाती है।
ओपन इंडेड एमएसपी में कोई खरीद लक्ष्य नहीं है। इसके बजाय सरकार एफसीआई जैसी खरीद एजेंसियों को एमएसपी पर खरीद करने की अनुमति देती है। 2016 और 17 के दौरान देश भर में 20,50,000 किसान एमएसपी से लाभान्वित हुए थे। 2018 और 19 में यह बढ़कर 39,80,000 हो गया। सरकार समिति की ओर से दी गई सिफारिशों के आधार पर एमएसपी को निर्धारित करती है। सीएसीपी ने वर्तमान में 23 कृषि जिन्सों के लिए एमएसपी की सिफारिश की है, जिसमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। अनाज में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। दलहन में चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। तिलहन में मूंगफली, रेपसीड, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम और रामतिल। जबकि वाणिज्यिक फसलों में कोपरा, जूट, कपास और गन्ने का नाम शामिल है। 6 सालों में कितना बढ़ा प्रमुख फसलों का एमएसपी? 1,450 से 1,975 रुपए, बढ़त 36.2%। धान सामान्य 1,360 रुपए प्रति क्विंटल से 1,868 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.35%। मक्का 1,310 रुपए प्रति क्विंटल से 1,850 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 41.22%। सरसों 3,100 रुपए प्रति क्विंटल से 4,650 रुपए क्विंटल, बढ़त 50%। सोयाबीन 2,550 रुपए प्रति क्विंटल से 3,880 रुपए क्विंटल, बढ़त 52.15%। मूंगफली 4,000 रुपए प्रति क्विंटल से 5,275 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 31.87%। चना 3,175 रुपए क्विंटल से 5,100 रुपए क्विंटल, बढ़त 60.62%। अरहर 4,350 रुपए प्रति क्विंटल से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.93%। उड़द 4,350 रुपए प्रति क्विंटल से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.93%। मूंग 4,600 रुपए प्रति क्विंटल से 7,196 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 56.43%। मसूर 3,075 रुपए प्रति क्विंटल से 5,100 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 65.85%। कपास 4,050 रुपए प्रति क्विंटल से 5,825 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 43.82%। कुसुम 3,050 रुपए प्रति क्विंटल से 5,327 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 74.65%। तो देखा आपने किस तरीके से ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर लिया गया, क्योंकि जो किसान हैं और ज़्यादा सशक्त हो सकें, मजबूत हो सकें और उनकी आमदनी दोगुनी हो सके, उसके लिए ज़रूरी था ये कदम, और सरकार वही कदम लगातार उठा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और आइए अब देखते हैं साहित्यिक गतिविधि में आपके लिए क्या है खास। तो पुस्तक चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुणा टी कुमार जी, जो कि पूर्व संपादक रही हैं ICAR की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आज हम बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली पुस्तकों पर डॉक्टर अरुणा से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी जो पुस्तक है दिखने में, उसका नाम है ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ इंडिजीनियस ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो डॉक्टर अरुणा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, इतनी खूबसूरत है ये किताब दिखने के अंदर, लेकिन इस किताब को किसने लिखा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और लेखक ने कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसको उभारा गया है इस पुस्तक में? हमारी ये पुस्तक इंडियन हॉर्टिकल्चर, जिसमें हमने इंडिजिनस ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है, और इस कोशिश में हमने पूरे हिंदुस्तान भर से
आर्टिकल्स को कलेक्ट किया। जो वहाँ पर काम करने वाले मुख्य हमारे वैज्ञानिक थे, उन सब से हमने कहा कि आपके क्षेत्र में जो भी प्रसिद्ध पुष्प हैं या इस तरीके के प्लांट्स हैं जिनको कि आप बताना चाहते हैं, और ये उसके ऊपर आप हमें लेख लिख करके दीजिए, और उसका परिणाम है ये पुस्तक। और इस पुस्तक में हमने पूरे हिंदुस्तान से, उसमें हमारा पूरा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारा अंडमान निकोबार और राजस्थान, हर जगह में जो भी हमारे खूबसूरत फूल थे उन सब के बारे में हमने बात करने की कोशिश की है। दरअसल इसके पीछे एक ये वजह थी कि मुझे ये लगता था कि हमारे भारतीय पुष्प जिनमें इतनी खुशबू है, लेकिन उनके बारे में सूचना और एक जिसको ये कहा जा सके कि ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी हमारे वैज्ञानिक पत्रों में। तो उसका परिणाम है ये पत्रिका। और इसमें हमने ये भी कोशिश किया कि जो इस तरह के क्षेत्र हैं जहाँ पर लोकल डाइवर्सिटी को, जो तरह तरह के फूल हैं उनको इकट्ठा करके और उनको आगे बढ़ाया जा सके, ऐसे जो कुछ गार्डन्स हैं उनके बारे में भी हमने इसमें सूचना देने की कोशिश की है। जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि इस पत्रिका को जो है वो किसने लिखा है, और जो हमारे किसान इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर चाहे इस पत्रिका को लेना तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? इसमें इस पत्रिका को लिखने वाले पूरे हिंदुस्तान भर से, जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारे मुख्य वैज्ञानिक जगह जगह पर काम कर रहे थे, उन्होंने इस बारे में हमें सूचनाएं प्रदान की, और उसी को हमने एकत्रित करके इस पुस्तक को बनाया है। और कुछ जैसे हमारे नौजवान साथी हैं जो फ्लावर ऑफ वैली जैसी जगह, जो बहुत लंबाई चौड़ाई में फैली हुई है, उसमें उन्होंने पूरा ट्रैवल किया, पूरा ट्रैवल करके पूरा उसका भी मैप हमने दिया है। कितनी खूबसूरत ये जगह है, इसको इस जगह से, इस एक फोटोग्राफ से देखा जा सकता है। इसके बाद हमने ये भी कोशिश की कि पूरी हर वहाँ पर कौन कौन से फूल अवेलेबल हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, वो सब कुछ हमने इसमें देने की कोशिश की है। जो भी रूरल टूरिज्म या एडवेंचरस ट्रैकिंग पर जाना चाहते हैं, उनके लिए इससे खूबसूरत जगह नहीं हो सकती। और हमारे किसान इस तरीके की चीज़ें अपने यहाँ उगा करके भी इस तरह का रूरल टूरिज्म में सहयोग दे सकते हैं। ये हमारा विचार था इस चीज़ को लाने के लिए। और इसके अलावा आपके यहाँ जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो चाहे आपके जैसे हमारे पास फर्न्स हैं, हमारे पास फ्लावर्स हैं तरह तरह के, पूरे हिंदुस्तान भर से इस तरह के फ्लावर्स हमने इकट्ठे किए, फोटोग्राफ्स, उनके ऊपर सूचनाएं, अभिलेख हमने इसमें इकट्ठे किए हैं। और इनकी खेती कैसे की जा सकती है, इनका बेचने के लिए क्या मार्केट हो सकता है, उस सारे में भी हमने इनकी इस पुस्तक में इस चीज़ की सूचना देने की कोशिश की है। ये इंग्लिश में अवश्य हैं, लेकिन ये हमारे ICAR के वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल हैं। तो जो भी किसान भाई इनको देखना चाहते हैं, वो अपने किसी भी नौजवान बच्चे से या छोटे बच्चे से, जो भी फेसबुक के बारे में थोड़ा जानता है, वो वहां से इसको फ्री डाउनलोड करा सकते हैं, और अपने पास के KVK के साइंटिस्ट से संपर्क करके उनसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा उनके क्षेत्र के लिए उपयोगी है और उसको कैसे वो उगा सकते हैं। बिल्कुल। तो पुस्तक में ही दिखने वाले इतने खूबसूरत फूलों की खेती अगर हमारे किसान भाई बहन करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी आय में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं, अपनी आमदनी को जो है वो दोगुना कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इनके जो भाव हैं, जो इनका मूल्य है, वो भी इन फूलों का आपको बाजार में जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो प्राप्त होगा। इसमें एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि ये एक सरकारी संस्थान की पत्रिका है, इसलिए इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है भारतीय पुष्पों के बारे में, भारतीय पौधों के बारे में, वो ये साबित कर देता है कि वो भारत के ओरिजिनल प्लांट्स हैं और वो
उनका कॉपीराइट एक तरह से भारत के पास में हो जाता है। तो इस पुस्तक को लाने का एक विचार ये भी था कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए कि हमारे हिंदुस्तान में ये सब चीजें मिलती हैं और हम इसके मालिक हैं, मतलब मालिक हमारे जो किसान भाई हैं वो इसके प्रणेता हैं और उनका अधिकार प्रथम है इस चीज को दुनिया भर में फैलाने और इससे फायदा उठाने का। बिल्कुल। साथ ही मैम इस पुस्तक के रिगार्डिंग मैं आपसे एक ये चीज़ भी पूछना चाहूँगी कि इसका मूल्य क्या है, और जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे किसानों की आय से दोगुनी हो सकती है और किस तरह से इस पुस्तक से लाभ जो है वो हमारे किसान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ये केवल 30 रुपए की पत्रिका है, ये यहाँ पर दाम है, और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो हमारे बिजनेस मैनेजर हैं उनसे आप या तो एक पत्रिका अगर आप लेना चाहें तो 30 रुपए दे करके, या इसका सालाना एक सब्सक्रिप्शन होता है, वहां आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप उनसे बात कर सकते हैं। वैसे ये पुस्तकें अगर आप ICAR की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये पुस्तकें आपको फ्री भी अवेलेबल हैं। किसानों को इनकी सूचना देने के लिए, और जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नौजवान स्टार्टअप्स शुरू करना चाहते हैं वो इनको ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो जनरल नॉलेज के आपके सवाल आते हैं विभिन्न तरह की परीक्षाओं में, उन सब में भी ये पत्रिकाएं आपका बहुत मदद कर सकती हैं। तो डॉक्टर अरुणा, आपने इस खूबसूरत सी किताब के बारे में इतनी बेहद अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि परिक्रमा में। अब चलिए बात करते हैं कृषि शिक्षा की, और इस सेगमेंट में आज की चर्चा में क्या कुछ खास है आपके लिए, आइए देखते हैं। तो कृषि शिक्षा के बारे में आज हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर सिंह नागर जी। डॉक्टर नागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। और आज का जो हमारा विषय है, आज हम बात करने वाले हैं कृषि शिक्षा के बदलते स्वरूप के बारे में। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि कृषि ये बदलते स्वरूप में जो कृषि शिक्षा है वो कैसे आगे बढ़ रही है? कृषि शिक्षा हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है, कारण कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। पहले जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज थी उन्हीं के माध्यम से कृषि शिक्षा का प्रावधान था, और 1947 में केवल 17 कॉलेजेस थे, जिनमें 5 पुराने कॉलेज भी थे, जिनमें एक नागपुर में था, एक कानपुर में था, एक पूसा समस्तीपुर में था। और इस तरह से ये पुराने कॉलेज के माध्यम से केवल 1500 लोगों को उसमें 1500 की इंटेक कैपेसिटी थी उनकी सब मिला के। लेकिन फिर एक डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन बना और उसने रूरल यूनिवर्सिटीज़ की संस्तुति की,
और उसके आधार पर 1960 में पहली लैंड ग्रांट पैटर्न पे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आई पंतनगर में। वो पहली स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। और उसके बाद में आज के वक्त में आप देखिए तो हमारे पास 74 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, 74, जिनमें ज़्यादातर तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जिनकी संख्या लगभग 63 है। 4 डीम यूनिवर्सिटी हैं जिनमें IRI है, IVRI है, NDRI है, CIFI मुंबई है, और 4 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, लेटेस्ट अभी झांसी वाली यूनिवर्सिटी है उसमें, और 3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं लेकिन उनमें एग्रीकल्चर फैकल्टी है। तो इस तरह से जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है, और नतीजा ये हुआ कि आज हम 45,000 की हमारे पास इंटेक कैपेसिटी है UG में, PG में और PhD में। वहीं सर एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे और भी है कि कृषि शिक्षा के अंदर क्वालिटी और रेलेवेंस को किस तरह से जो है वो आगे बढ़ाया गया है? जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो संदर्भ है वो बदलता रहता है, जो वातावरण है उसमें चेंज आता है, और आज हम उदारीकरण और जो वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं, तो बहुत सारे चुनौतियां सामने हैं। और जो मुख्य चुनौती कृषि के क्षेत्र में है वो ये है कि हमारे घटते रिसोर्सेज हैं और हमारी बढ़ती जनसंख्या है, और उसके लिए ज़्यादा उत्पादन की दरकार है। तो हमें कम ज़मीन से, कम पानी से ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदावार कैसे लें, ये हमारे सामने एक चुनौती है। और कृषि का एक ऐसा क्षेत्र है जो सीधा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आपके पास कार ना हो, कंप्यूटर ना हो, चलेगा, लेकिन आपके पास फूड ना हो, रोटी ना हो खाने को, तो आप विचलित हो जाएंगे। तो इसलिए कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देना सही परिप्रेक्ष्य में अत्यंत आवश्यक है। टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए क्या प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल ज्योत्सना जी आपने पूछा है। कारण ये है कि पहले आपने देखा होगा लड़के डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की तरफ को भगते थे, लेकिन आज की डेट में आप देखिए जो UG लेवल है उस पर ही 11 विषयों में आप BSc कर सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, आपका होम साइंस है और बायोटेक्नोलॉजी है, और प्लस डेयरी वाले जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, डेयरी है और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। तो इतने सब्जेक्ट है, इतना बड़ा फलक शायद कहीं किसी और क्षेत्र में हो जो हमारे देश में उपलब्ध है छात्रों के लिए। बिल्कुल। तो वहीं पराली प्रबंधन पर भी शिक्षा देना डॉक्टर नागर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किस तरह से पराली प्रबंधन पर भी शिक्षा जो है वो किसान प्राप्त कर सकते हैं? जी, आपने बड़ा समसामयिक प्रश्न आपका, कारण कि अब हम खरीफ की फसल को काटेंगे और उसके बाद में हमें रबी की जुताई उताई करके जो रबी की फसल की तैयारी करनी होती है। तो जहाँ किसान के पास लेबर ठीक से नहीं है तो वो क्या करता है कि जो धान के अवशेष हैं उनमें आग लगा देता है। नतीजा ये होता है कि जो ज़मीन है वो ख़राब होती है, उसके जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो मर जाते हैं, ज़मीन एक तरह से बंजर होने की तरफ को चली जाती है, और जो उससे उत्पन्न जो धुआं है, धूल है, उस सबसे तरह तरह की जो बीमारियां, दमे की और सांस घुटने की और बड़ी अनइजीनेस और जो पॉल्यूशन का जो एक प्रभाव है वो बढ़ता है। तो दोनों तरफ से खराबी है, आदमी के लिए भी और जमीन के लिए भी। तो इसलिए पराली का प्रबंधन के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उसे जलाएं नहीं, उसको काट के खेत में मिला दें, और जब हम सिंचाई लगाते हैं तो कुछ दिन में आप देखेंगे कि वो गल सड़ जाता है और खाद का काम करता है और जमीन की उर्वरक शक्ति को जो बढ़ाता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर नागर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो कृषि शिक्षा के संबंध में दी है और आपने इतना समय अपना दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए आज कृषि परिक्रमा में बस इतना ही, और जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।